हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। आज हम लोग एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले थे। तो एयर पोल्यूशन होने से हमें क्या दिक्कत होती है उसके बारे में जानेंगे मेनली, और एयर पोल्यूशन क्यों होता है और उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एयर पोल्यूशन जो एयर में अनवांटेड पार्टिकल जो हमें चाहिए उससे अलावा और जो भी पार्टिकल्स मतलब भरा हुआ है उसको हम लोग पोल्यूशन कहते हैं, यानी कि वो अनवांटेड पार्टिकल्स है। तो एयर पोल्यूशन कैसे, मतलब एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप का मास्क पहन के वो मतलब चौक पे रहते हैं। तो वो जो मास्क पहनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जनरली चारकोल होता है। चारकोल में एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। तो एक्टिवेटेड कार्बन जो होता है मेनली हमारा पोल्यूटेंट्स जो होता है एयर में, या फिर डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिसके वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लगभग 99% वहाँ पे जो है पोल्यूटेंट एंड डस्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर अच्छी जो क्वालिटी का एयर हुए वो इनहेल करते हैं वो लोग, नहीं तो उनको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज आ जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, वो एक कंपाउंड होता है जो कि हम लोग ऐड में आजकल भी देखते हैं कि फेस वॉश में मिलाया जाता है, डिफरेंट टाइप का मास्क जो है फेस मास्क वगैरह उसमें भी मिलाया जाता है। तो यही एक्टिवेटेड कार्बन जो है उनके मास्क के अंदर भी रहता है, जो कि ज़्यादातर पोल्यूशन मतलब करने वाले चीज़ें जो कि पोल्यूटेंट्स या फिर डस्ट पार्टिकल्स को सोक कर लेता है। तो चलिए देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। द ट्रैफिक पुलिसमैन वेयर मास्क विथ चारकोल लिविंग because heavy smoke emanating from the automobiles makes their breathing difficult at busy traffic intersections. Also, the charcoal present in their mask has activated carbon, which absorbs most of their air pollutants, dust, etc. Hence, air pollution may be defined as the addition of unwanted substances जो कि हमें चाहिए नहीं होता है, unwanted substances into the atmosphere that has an adverse effect on living organisms and the quality of the environment. तो जो अनवांटेड सब्सटेंस हमें नहीं चाहिए होता है वो जब ऐड हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारे एयर को पल्यूट करता है और दूषित कर देता है, और इसका फिर एडवर्स इफेक्ट जो कि नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और हमारा जो एनवायरनमेंट का क्वालिटी है वो भी ख़राब होता है। यही लिखा गया है। फिर चलिए देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स बेसिकली क्या क्या होता है, किस किस को हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। द एजेंट्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। मेजर एयर पोल्यूटेंट्स आर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, एंड स्मॉग जो धुआं जैसे चीज़ होती है वो स्मॉग वगैरह वो भी एयर पोल्यूटेंट में काउंट होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये पोल्यूटेंट्स को भी देख लेते हैं, ये कैसे मतलब क्रिएट होता है, फिर हमारे ऊपर ये इसका इफेक्ट क्या रहता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्शन ऑफ फ्यूल एंड फैक्ट्रीज इन द फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस, हाउस होल्ड एट्सेट्रा। ज़्यादातर जो है फ्यूल का कंबस्शन होने से, यानी कि जलने से या फिर पचने से जो है ये जो फैक्ट्रीज़ में, पावर स्टेशन में और घरों में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रोड्यूस होता है, और बहुत मात्रा में ये आजकल प्रोड्यूस होता है। इफेक्ट्स ऑफ CO2 पॉइंट 1, इट इंक्रीजेज द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर ड्यू टू गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो गैस है ये जनरली ग्रीन हाउस गैस भी इसको बोला जाता है, और इसके कारण जो है हमारे एटमोस्फेयर में टेम्परेचर का सडन राइज हमें देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, रेड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ मराइन इकोसिस्टम। मराइन इकोसिस्टम यानी कि जो हमारा एक्वस इकोसिस्टम है, यानी कि जो वाटर लेवल में जो इकोसिस्टम पल रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाता है। प्रोडक्टिविटी यानी कि उनका लिविंग स्टाइल, उनका जो खाना पीना, उनका फिर रिप्रोडक्शन होना, उनका जो हेल्थ में सब कुछ जो है उनका प्रोडक्टिविटी माना जाता है, तो उसमें जो है फिर रिडक्शन आने लगता है। इट इज़ बिकॉज द वाटर इन द ओशंस become more acidic due to the increased concentration of CO2 in the air, which then get dissolved in the water. तो जब एयर में हमारा CO2 का यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे जब वो ओशन के कांटेक्ट में आता है एयर, उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में डिजॉल्व होने लगता है। डिजॉल्व होने के बाद जो है क्या होता है, फिर वो
इनका जो प्रोडक्टिविटी है मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फिर इकोसिस्टम, जो मराइन इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका जो है प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगता है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या होता है, the increased temperature of earth causes melting of continental and mountain glaciers. This in turn would cause flooding of coastal areas of some countries. This process is known as global warming. तो एक तो ये हो गया ग्रीन हाउस गैस, फिर हो गया ये टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है, दूसरा हो गया मराइन इकोसिस्टम को ये इफेक्ट करता है, तीसरा पॉइंट ये होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होता है इसके वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंड सरफेस में रहते हैं उनके ऊपर क्या ये इफेक्ट करता है, जैसे कि हमारा कंटिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स होता है, जो ग्लेशियर्स होता है यानी कि जो बर्फ़ का चद्दर है उसके ऊपर भी इसका असर देखने को मिलता है। जैसे कि इसका क्या होता है रीज़न, क्योंकि ये अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए पहले पॉइंट में कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है किसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या करेगा, कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स को जो है पिघलाने में हेल्प करेगा। जो पिघल जाएगा एक बार तो क्या होगा, फिर कोस्टल एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ यानी कि जो हमारा खाड़ी एरिया जो है, मतलब खाड़ी देश हो गया या फिर खाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हो गया यानी कि जिले हो गए, जो भी हमारे सी कोस्ट में है वहाँ पे जो है टेम्परेचर के वजह से बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ पिघलने की वजह से पानी में इंक्रीज़ होता है, सी वाटर में इंक्रीज़ होता है, ओशन वाटर में इंक्रीज़ होता है, तब होता है ये खाड़ी देश यानी कि खाड़ी जिले जो भी है वो सब में पानी का भराव देखने को मिलता है, जो कि फ्लडिंग बोलते हैं हम लोग। जैसे कि फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरियाज इन सम कंट्रीज, जो ज़्यादातर जिनका सी लेवल मतलब मीन सी लेवल से जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं होते हैं, लगभग आसपास सी लेवल के आसपास ही रहते हैं, जिनका हाइट 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक ही हाइट में रहता है, तो वो एरियाज जो है डूब जाने की ज़्यादा चांसेस जो है अगर पिघलते हैं और फ्लडिंग होता है तो कोस्टल एरियाज में बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। तो दूसरा हमारा जो पोल्यूटेंट है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। इट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस एंड व्हीकल्स। तो जनरली जो पावर हाउसेस हैं और जो व्हीकल्स है उसमें जो है कोल का बर्निंग होने से ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है ज़्यादातर मतलब रेडिएट होता है या फिर बाहर निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। इन प्लांट्स इट कॉजेस क्लोरोसिस, एलोइंग ऑफ लीव्स एंड नेक्रोसिस। जो प्लांट्स हमारे हैं एनवायरनमेंट में, जो प्लांट्स का कैटेगरी है उनमें इसका इफेक्ट पहले देखने को मिलता है, जो कि है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस यानी कि एलोइंग ऑफ लीव्स, जो देखे होंगे आप लोग कहीं कहीं जो पत्ते हैं वो ज़्यादातर एलोइस होके झड़ जाते हैं, मैच्योर होने से पहले ही एलोइस होके झड़ जाता है। एंड नेक्रोसिस जैसे बीमारियाँ प्लांट्स में लग जाती हैं। ह्यूमन्स में क्या बीमारियाँ लगती है, इट कॉजेस इरिटेशन इन आईज। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज देख लेते हैं साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। तो पहले तो प्लांट्स में होता है हमारा क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, ये हो गया। फिर हमारा ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में होता है कॉजेस इरिटेशन इन आईज एंड इंजुरी टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लीडिंग टू डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो ह्यूमंस में जनरली क्या होता है, ह्यूमंस में हमारा इरिटेशन इन आइज, आँखों में जलन जैसी फील होना, और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा जो पाइप है उसमें भी डिजीज क्रिएट होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अस्थमा जनरली बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोगों में, और ब्रोंकाइटिस जैसे डिजीजेस होती है, किसके वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड का क्वांटिटी मात्रा से अधिक बढ़ने में। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट है हम लोग अभी देखेंगे, SO2 इज ऑल्सो
SO2 is also responsible for discoloration and deterioration of buildings। यानी कि जो बिल्डिंग्स होते हैं, अगर उस एरिया में SO2 ज़्यादा पाया जाता है एयर में, तो उसके वजह से बिल्डिंग्स में जो कलर दिया जाता है, तो कलर में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, कलर का फेड हो जाना, कलर का डिफरेंट मतलब उसमें छाप जैसे दिखना, या फिर बिल्डिंग्स में भी जो दरारें आना, या फिर उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब डिटेरियोरेशन दिखने को मिलना है। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि छाला जैसे मतलब छूटना, या फिर जैसे क्रैक्स आना, बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग लाइफ उसका मेंटेन नहीं हो पाना, ये सब जो है बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलता है। फिर चौथा जो पॉइंट है, इट कॉजेस एसिड रेन। ये सबसे घातक चीज़ होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में होने से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि बहुत ज़्यादा होने से जो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व होकर रहने से क्या होता है, रेन ड्रॉप जब भी मतलब ऊपर से गिरता है, तो ये रेन ड्रॉप के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन क्रिएट करता है, यानी कि ये एसिडिक बना देता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है। तो क्या होता है, फिर हमारा रेन जो है एसिडिक बन जाता है। तो एसिड रेन हम उसको बोलते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही सीरियस थिंग है, जो कि हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारे इसका जो है एडवर्स इफेक्ट हम लोग देख लिए सल्फर डाइऑक्साइड के। फिर हम लोग देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड उसी तरह का कार्बन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा घातक है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल और पेट्रोलियम। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर डेंजरस देन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ ए पॉइजनस गैस विच कॉजेस मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग देखे थे कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स होता है जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये अगर पूरी तरह से जल नहीं पाए, इनकम्प्लीटली कंबस्ट हुए हैं एंड वो ऐसे ही पड़े रह गए, इनकम्प्लीट कंबस्शन के बाद जो गैस निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ज़्यादातर ऐसे केसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा पॉइजनस होता है, और ये जो है हमारा बहुत ज़्यादा मेजर रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है क्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा। और व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ इनहेल्ड, जब हम लोग इसको सांस में लेते हैं, क्या होता है, इट रीचेस द ब्लड स्ट्रीम एंड ये हमारे ब्लड में जाता है, और इसका जो है हीमोग्लोबिन के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो ब्लड में जाता है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में जाता है, तो इसका भी मतलब क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन का ही कंपाउंड है तो उसका भी हीमोग्लोबिन के तरफ लगाव है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से 200 टाइम्स मोर इसका लगाव होता है हीमोग्लोबिन के तरफ। तो ये क्या करता है, जब हीमोग्लोबिन में जाता है, ब्लड में जाता है, अंदर ब्लड में पहुंचता है, तो फिर ये क्या करता है, हमारा हीमोग्लोबिन में रिएक्शन करके हमारा जो ऑक्सीजन पार्ट है हीमोग्लोबिन का उसको रिप्लेस करके उसको ये क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, जिसका इफेक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है, इट कॉजेस गिडीनेस, हेडेक एंड इंटरफियर्स विथ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो ये जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ापन हो गया और बहुत ज़्यादा स्वभाव में परिवर्तन आना, फिर हेडेक होना, फिर जैसे कि हमारा जो मेनली हमारा जो हार्ट का फंक्शन है उसको ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। तो देख लिए हम लोग जो गैसेस हैं कैसे ये निकलता है, फिर वो क्या ऐसे मतलब जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो एक्वस सिस्टम से लेकर हमारे अर्थ के ऊपर भी इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है, सब हम लोग देख लिए एक एक करके। तो यहाँ तक हमारा एयर पोल्यूशन का मतलब जो भी NCERTs में कुछ दिया गया था समराइज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वाटर के बारे में, जो कि और एक प्रीसियस रिसोर्स है, भले ही नेचुरली पाया जाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, जिसके अलावा हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे कि एयर हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे ही वाटर भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
Like air, water is another inexhaustible natural resource which is essential for living beings, all living beings, जो कि जो भी अर्थ के ऊपर लिविंग बींग्स देखते हैं हम लोग, बायोटिक कंपोनेंट जो भी हम लोग देखते हैं, सबके लिए एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है. इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है उसके ऊपर अगर मान लेंगे हम 100%, तो 100% में से 3/4 यानी कि लगभग 70% जो है वाटर ही पाया जाता है. एंड लाइफ जो है वाटर के मतलब वाटर नहीं होता है, वाटर के अलावा इम्पॉसिबल है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली 3% ऑफ द टोटल वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. ऐसे तो 70% वाटर ही है, लेकिन वो 70% वाटर से भी अगर हम 100% उसको मानेंगे तो उस 100% में से बस 3% ही जो है हमारा फ्रेश वाटर है, बाकी सब जो है सलाइन वाटर है. तो ये जो टोटल जो 3% फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे हमें मिलता है? रिवर्स में देखने को मिलता है, लेक्स में देखने को मिलता है, स्ट्रीम्स में देखने को मिलता है एंड पॉन्ड्स में देखने को मिलता है. बाकी जो 97% है, यानी कि पहले तो हमें जो वाटर जो है अर्थ का क्रस्ट जो है, अर्थ का क्रस्ट में से अर्थ का क्रस्ट जो है क्रस्ट में से 70% वाटर मिला. लेकिन अगर इस 70% वाटर को हम लोग 100% कंसिडर करेंगे तो ये जो 100% है, ये 100% में से हमारा 97% हो गया सलाइन वाटर. फिर जो 3% रह गया हमारा, वही बस है हमारा पीने लायक पानी. और जो 3% है उसमें से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे आइस कैप में स्टोर हो चुके हैं. बहुत कम मात्रा में जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स. एंड ये 97% फाउंड्स इन ओशन विच इज़ अनयूजेबल. जो 70% वाटर था वो अगर 100% बनता है तो उसका भी 97% जो है हमारा सीज ओशंस इसमें देखने को मिलता है, जो कि अनयूजेबल है. कि अगर टोटल हमारा अर्थ में वाटर लेवल 97% है, यहाँ पे देख लीजिए 70% जो वाटर है उसमें से 97% जो है सलाइन वाटर हो गया, 3% जो है हमारा फ्रेश वाटर हो गया. वो जो 3% में से अभी हम लोग देखेंगे ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज देखेंगे तो इसमें आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में क्या है, सबसे ज़्यादा हमारा फ्रेश वाटर स्टोर हो चुका है. वो कितना है? 68.7%. ग्राउंड वाटर कितना है हमारा? ग्राउंड वाटर कितना है? ग्राउंड वाटर ये वाला देख लीजिए, ग्राउंड वाटर 30.1% जो है ग्राउंड वाटर में से. फिर अदर सोर्सेज जो भी है, अदर में जो है 0.9% जो है अदर में आता है. सरफेस वाटर जो कि हम लोग यूज़ करते हैं 0.3% है, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है. उसमें से भी लेक्स में जो है 87% है, और स्प्रिंग्स जो है उसमें 11% है, और रिवर्स जो है उसमें बस 2% ही पाया जाता है. तो ये हो गया हमारा टोटल डिवीज़न, जो 3% फ्रेश वाटर उसका, और 3% में से भी जो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में है वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं. जब वो पिघल के पानी बन के इस सोर्सेस में आता है, ज़्यादातर इसी सोर्सेस में मिलता है, तभी जाके हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं. फिर जो है अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था. अगर आपका मतलब वाटर के ऊपर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप ऐसे डायग्राम करके कुछ समझाते हैं तो बहुत अच्छा मार्क फेचिंग रहता है. तो टेरेस्ट्रियल लाइफ कैन नॉट यूज सी वाटर बिकॉज देयर बॉडीज कैन नॉट टॉलरेट हाई सॉल्ट कंटेंट्स ऑफ सी वाटर एंड ऑल्सो कैन नॉट एलिमिनेट द सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. क्योंकि हम लोग जो टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि जो सॉइल के ऊपर, जो लैंड सरफेस के ऊपर रहते हैं, उनका बॉडी ऐसे नहीं बनता है कि वो सॉल्ट वाटर को यूज करके पचा सके. एंड क्योंकि सॉल्ट वाटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट पाया जाता है, चखने में नमकीन जैसा बहुत ज़्यादा मतलब सलाइन फील होता है, तो वो क्या होता है,
क्यों हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है जिसके वजह से हम जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो उसमें डिपॉजिट हुआ है यानी कि प्रेजेंट है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल सके, इसीलिए हम लोग जो है सी वाटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अब देखेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर जो कि हम लोग यूज़ कर पाते हैं। पहला तो है रेन वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरल वाटर, सबसे प्योर होता है क्योंकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होता है, डायरेक्टली ऊपर से गिरता है। The water from the sea and rivers get evaporated during the daytime due to heat of sun. As a result, impurities are left behind and water gets evaporated. When water vapors go high up in the air, they condense to form clouds. Then these water drops come down to earth as rain. तो ये जो है जो भी हमारा वाटर बॉडीज है उसमें से जो है सन के हीट के वजह से ये इवापरेट होके ऊपर जाता है, इम्प्योरिटीज जो है नीचे रह जाता है, फिर जो है ये बाद में कंडेंस होके फिर जो है कंडेंस होने के बाद क्लाउड फॉर्म होता है, क्लाउड से फिर डायरेक्ट रेन बन के ये नीचे गिर जाता है। ये क्या है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है हमारा फ्रेश वाटर जो कि हम लोग यूज़ करने लायक है। फिर आता है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमें याद रखना चाहिए रेन है हमारा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। फिर दूसरे पॉइंट में आता है वेल जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं पर्सनली घर घर में। तो वेल जो है द रेन वाटर सिप्स थ्रू द सॉइल एंड गोज डाउन on digging the well. This underground water is available to us. However, this water is not pure and contains impurities such as bacteria, suspended particles and other microorganisms. तो ये जो वाटर है वेल में जो पाया जाता है, ये रेन वाटर जब सोख होके मिट्टी में अंदर तक जाता है, जब हम लोग कुआं खोदते हैं तो ये अंडरग्राउंड वाटर जो है हमें मिलता है, लेकिन ये रेन वाटर जितना प्योर नहीं होता है। इसमें जो है इम्प्योरिटीज़ भी पाया जाता है जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो इस सब जो इम्प्योरिटीज़ है हमें वेल का जो वाटर कुआं का जो पानी है उसमें मिलता है, ठीक है। और स्प्रिंग्स जनरली क्या होता है, स्प्रिंग्स ये जो स्प्रिंग्स होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज में तो आता ही है क्योंकि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ये नेचुरली पाया जाता है, ये हम लोग बनाते नहीं है, ठीक है। Springs are formed by percolation of rain water into soil. It supplies water to wells and lakes. तो जो हमारे ह्रद होते हैं यानी कि जो लेक्स होते हैं और जो वेल्स होते हैं, कुआं जो होता है, सब में जो है स्प्रिंग के थ्रू से पानी मतलब सॉइल के ऊपर पर्कुलेट होके इन सब को जो है वाटर सप्लाई मिलता है जिसको हम लोग फिर यूज़ करते हैं। और फिर देखते हैं कि रिवर जो है फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स एंड फ्रॉम द रेन वाटर। इट इज़ ऑल्सो नॉट प्योर एंड इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि रिवर जो है डायरेक्टली फ्लो होता है सॉइल के ऊपर। तो ये स्नो का मेल्टिंग मतलब स्नो जो है हमारा जो भी आइस कैप में जो भी आइस होता है सबका मेल्ट होने से ये हमारा रिवर्स में पानी बन के आता है। और रेन वाटर जो है रेनी सीजन में रेन वाटर भी इसमें ही आता है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से मतलब बहते हुए आता है मिट्टी के ऊपर तो इतना प्योर नहीं है और ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है क्योंकि हम उसको पी नहीं सकते, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है। और सी इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, हाउएवर it is the most impure source of water as all the impurities dissolved in river are carried into the sea. जबकि सी सबसे लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है फिर भी ये इम्प्योर है और ये मतलब यूज़ करने लायक नहीं है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज इसी में ही पाया जाता है। कहाँ से आता है, जो कि रिवर के थ्रू से कैरी होके जाके सी में मिलता है। तो बेसिकली हमें सबसे हमें प्योर वाटर मिलता है वो रेन के थ्रू से मिलता है। उसके बाद जो है कुआं या फिर बोरिंग वगैरह हम लोग जो देखते हैं बोरवेल्स देखते हैं, फिर जो है स्प्रिंग्स के थ्रू से हमें पानी मिलता है और रिवर्स जो है पानी तो मिलता है, फ्रेश वाटर तो मिलता ही है लेकिन वो प्योर नहीं होता, ड्रिंकिंग पर्पस नहीं है। तो ये था हमारा आज जो हम लोग पढ़े वाटर का सोर्स क्या क्या होता है और कितने मात्रा में पाया जाता है, उसमें से मतलब हमारे यूज़ के लायक कितना है और हम लोग यूज़ कितना नहीं कर सकते। और फिर अगले लेसन में जो है हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और वहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन। थैंक यू सो मच।